हाथरस कांड में पीड़ित परिवार की सुप्रीम कोर्ट में अपील, दिल्ली में हो ट्रायल, फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, सीएम केजरीवाल ने ट्रैफिक सिग्नल पर की गाड़ी बंद करने की अपील। उत्तर प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 90%, तो लखनऊ में 91% हुआ। लगातार मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। महाराष्ट्र में मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई और कोंकण गांव में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं जो आ रही है विवेक ओबरॉय के साले को लेकर के। विवेक ओबरॉय के साले आदित्य अल्वा की तलाश में रेड यानी कि छापा मारा गया है, रेड की गई है। आदित्य के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से ही वो फरार है। विवेक ओबरॉय के रिश्तेदार हैं आदित्य अल्वा। आपको बता दें विवेक ओबरॉय के साले लगते हैं विवेक अल्वा। आपको विवेक ओबरॉय के घर पर कर्नाटक पुलिस ने छापा मारा है, यानी कि विवेक अल्वा को ढूंढते हुए पुलिस अब कर्नाटक पहुंच गई है विवेक ओबरॉय के दूसरे घर पर। आपको विवेक ओबरॉय के घर पर पुलिस ने छापा मारा, साथ ही जो उनके साले हैं आदित्य के ऊपर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के हीरो और हीरोइंस के ऊपर। आदित्य के लगे देखिए विवेक ओबरॉय के रिश्तेदार हैं आदित्य अल्वा, आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं। और विवेक ओबरॉय के घर पर कर्नाटक में पुलिस ने छापा मारा है आदित्य अल्वा को ढूंढते हुए। आदित्य अल्वा कर्नाटक के पूर्व मंत्री जीवराज अल्वा के बेटे हैं। आदित्य पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का बड़ा आरोप लगा है। और आपको 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से हम रूबरू कराने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण को लेकर के एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है। इसके साथ ही बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और आखिर में बात करेंगे हाथरस केस की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या एक बार फिर से आ गई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में धुंध हो रही है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। पराली जलाने को लेकर के सुबह ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपना बयान दिया था, जिस पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जवाब आया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि बार बार इनकार करने से कुछ नहीं होगा। अगर पराली जलने से सिर्फ 4% ही प्रदूषण हो रहा है, तो फिर अचानक रात में ही कैसे प्रदूषण फैल गया? उससे पहले तो हवा साफ थी। यही कहानी हर साल होती है। कुछ ही दिनों में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के ऐसा कोई उछाल नहीं हुआ है। दिल्ली कि सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस बात को मानना होगा कि हर साल उत्तर प्रदेश में पराली जलने के कारण प्रदूषण फैलता है और इसे हमें साथ में मिलकर के इससे हमको लड़ना होगा। राजनीति और एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा, लोगों का आखिरकार नुकसान ही होगा। कोरोना के वक्त में इस तरह से प्रदूषण का संकट चिंता का विषय बन गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बयान दिया था कि दिल्ली में पराली की वजह से सिर्फ 4% ही प्रदूषण होता है, बाकी का प्रदूषण यहाँ के ही लोकल समस्याओं के कारण होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बायोमास चलती है, ये सभी कारक मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण संकट में योगदान करते हैं। गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में धुंध की समस्या शुरू हो गई है।
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के इलाकों में अब पराली जलाना शुरू हो गई है, जिसके कारण धुंध इकट्ठी हो रही। पंजाब में सबसे अधिक पराली जलाई जा रही है। सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 280% का इजाफा हुआ है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देते हुए। विनीत, इस दिल्ली के लिए बड़ी समस्या बन जाता है, आबो हवा वहां की खराब हो जाती, लोगों को सांस लेने में खासा दिक्कत होती है। पहला सवाल। दूसरा, अब आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से समस्या हो रही। जाहिर है कि हवा में जो प्रदूषण है वो फैलते हुए दिल्ली तक जाता है हवा के द्वारा। वहीं प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि दिल्ली के जो अपने कारक हैं वहां पर जो परेशानियां उसकी वजह से ये प्रदूषण फैल रहा है। विनीत, हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह की, ये 3 महीने होते हैं जिसमें सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर पोल्यूशन जो है वो अपने चरम पर होता है। पहले भी 2 से 3 साल में इसी तरह का माहौल देखने को मिला और जब भी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है तो वहां की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो दूसरे राज्यों के ऊपर आरोप लगाती है। दूसरे राज्यों के ऊपर ये कहा जाता है कि वहां के किसान खेत के अंदर पराली जलाते हैं, जिस वजह से दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ता हुआ सा नजर आता है। अगर हम पिछले कई आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वहां पर लोगों का सांस लेना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि एनजीटी की गाइडलाइंस आई थी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, जिसके बाद कई कड़े दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए थे। और अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो यहाँ की सरकारें भी लगातार किसानों से आग्रह करती हैं कि खेत के अंदर पराली को ना जलाया जाए, जिससे पोल्यूशन जो है वो फैलता हुआ नजर ना आए। लेकिन एक बड़ी चीज ये जरूर देखने को मिलती है कि अगर पंजाब को दिल्ली जिम्मेवार ठहराता है तो पंजाब में अगर पराली जलाई जाती है तो इसका ज्यादा असर हरियाणा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल साथ लगता प्रदेश है। दिल्ली में इसका असर क्यों ज्यादा होता है ये तो दिल्ली सरकार बेहतर बता सकती है, लेकिन हाँ, इस मसले के ऊपर जरूर कहीं ना कहीं सियासत होती नजर आती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर जो है वो सरगर्म रहता है। जी, लेकिन विनीत, इससे भी तो हम इस चीज़ को हम नहीं जुटला सकते कि पराली की वजह से काफ़ी धुआं उठता है जो आसमान में जाता है, और उसके बाद क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो ऐसे में हवा के जरिए पहले तो वो वातावरण में तैरता रहता है और उसके बाद क्योंकि ठंड बढ़ेगी जैसे जैसे वो उसी तरह से फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। साथ ही साथ कोविड की वजह से, कोविड एक बड़ी महामारी हमारे बीच इस वक्त भी है, कोविड में भी लोगों को सांस लेने की परेशानी होती है, उनकी जो सांस में जो रेट होता है उसका वो डिप हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। ऐसे में अब पराली यानी कि दिल्ली एनसीआर का पूरा एरिया कवर होता है, इससे सांसों में जो दिक्कतें आती हैं सांस लेने में वो बड़ा एक परेशानी का सबब बन सकता है लोगों के लिए। लेकिन स्वाति, सवाल ये भी बड़ा बनता है कि जिस तरह से दिल्ली हर बार पंजाब और हरियाणा को जिम्मेदार ठहराता है दिल्ली में लगातार बढ़ते पोल्यूशन के लिए, तो दिल्ली को कहीं ना कहीं अपने लेवल पर भी कुछ प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की समस्या है और उससे जो लगातार पोल्यूशन होता है, हवा इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन होता है, क्योंकि 3 महीने की बात करें, इन 3 महीनों में पोल्यूशन जो है वो अपने चरम पर होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में जिम्मेदार किसानों नहीं ठहराया जा सकता प्रॉपर ढंग से, क्योंकि अगर हम पराली की बात करें, अगर पंजाब में पराली जलाई जाती है तो फिर पंजाब की आबोहवा हवा जो है वो भी खराब होती नजर आए। दिल्ली में ही क्यों इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है और पंजाब का धुआं हरियाणा में मार करता इतना नजर नहीं आता, दिल्ली में ज्यादा मार करता नजर आता है। कारण कई हैं दिल्ली में पोल्यूशन के, चाहे वहां पर ट्रैफिक समस्या की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, चाहे औद्योगिकरण की बात करें, लेकिन इन महीनों में कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर अगर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात। ठीक है विनीत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई हैं रंजीता मेहता, प्रवक्ता है कांग्रेस के। रंजीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। रंजीता जी, एक बार फिर से दिल्ली सरकार ये प्रश्न उठा रही है कि पराली जलाने को वो कह रही, मना कर रही है, और साथ ही साथ वो कह रही है क्योंकि पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जाती है जिससे सीधी हवा जब दिल्ली में प्रवेश करती है तो वहां की आबो हवा खराब होने लग जाती है। देखिए, बहाना बनाने के लिए कुछ भी बहाने बनाए जा सकते हैं, पर मैं ये मानती हूँ जो पराली का कंट्रीब्यूशन है वो पोल्यूशन में सिर्फ 4 से 6% है। ये मैं नहीं कह रही, ये एनजीटी के खुद स्वीकार किया है
कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर। और मैं ये मानती हूँ कि बिना एनओसी की कितनी ही दर्जनों हजारों फैक्ट्रियां वहाँ पे अभी भी चल रही हैं, कि दिल्ली सरकार ने उसके ऊपर कोई नियंत्रण किया है? आज किसी के भी चालान काटे हैं, आज डीजल इंजन को बंद किए हुए, जनरेटर्स को बंद किए हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कितने वहाँ पे डीजल इंजन जनरेटर चल रहे हैं? क्या इस बात का सरकार ने इल्म लिया है? जो किसान है उसकी किसानी पहले ही बर्बाद है और उसके ऊपर उसको परेशान किया जाता है कि वो पराली जलाता है, इसलिए पोल्यूशन होता है। सरकारों ने, हरियाणा की चाहे सरकार हो चाहे पंजाब की सरकार हो, सभी किसानों से वादा करते हैं कि हम आपकी ठीक है। पराली को खरीदेंगे। जी 1200 रंजीता से जी। 15 जी 1200 से 1500 का रेट फाइनल किया गया कि हम आपकी पराली को लेंगे। उसके बावजूद भी एक भी दाना सरकार नहीं खरीदती, तो किसान क्या करेगा? पराली नहीं जलाएगा तो अगली फसल कैसे बीजेगा? ठीक है, ये बड़ी समस्या आपने बताई रंजीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रंजीता मेहता प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अपना पक्ष रखते हुए कि किस तरीके से सरकार, दिल्ली सरकार बहाने कर रही है, लेकिन जो अभी की स्थिति है ये भी एक कटु सत्य है कि दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब हो जाती है ऐसे मौसम में, और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है प्रदूषण ऊपर वातावरण में ही वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के संबंध में गुपकार घोषणा पर भविष्य की कार्रवाई का खाका तैयार करने के लिए आज अपने आवास पर बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बैठक में हिस्सा लेंगी। मुफ्ती को 14 महीने की हिरासत के बाद मंगलवार को छोड़ा गया था। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे पिता और मैंने महबूबा मुफ्ती साहिबा से मिलकर के रिहाई के बाद उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि पीडीपी नेता ने गुपकार घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों की गुरुवार को होने वाली बैठक में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया। उन्होंने बैठक में शामिल होने के फारूक साहब के निमंत्रण को विनम्रता से मंजूर किया है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर में गुपकार रोड स्थित आवास पर 4 अगस्त 2019 को 8 स्थानीय राजनीतिक दलों ने एक बैठक की थी। उस वक्त घाटी में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। पर्यटकों को वहां से निकलने को कहा गया था। पूरे देश में असमंजस की स्थिति थी। आखिर केंद्र सरकार क्या कदम उठाने जा रही है जो इतने भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी और पर्यटकों को भी वहां से हटाना पड़ा। असमंजस की इसी माहौल में कश्मीरी राजनीतिक दलों ने मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे गुपकार घोषणा का नाम दिया गया। वहीं इस घोषणा में कहा गया है कि हम आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के संविधान, इसके राज्य के दर्जे की वापसी के लिए साझी लड़ाई को लेकर के समर्पित हैं। हमें राज्य के बंटवारा बिल्कुल नामंजूर है। ये तमाम बातें कही गई हैं। कल महबूबा मुफ्ती ने कल भी बैठक करी थी। और आपको बता दें केंद्र सरकार बैठक पर फिलहाल नजर रख रही है और नजरबंद होते ही महबूबा मुफ्ती ने अपने आपको बता दें जो अपने प्रतिद्वंदी थे उनके साथ मिलकर के बैठक की है। बैठक फारूक अब्दुल्ला के घर पे बैठक होगी। जम्मू कश्मीर में 6 दलों की बैठक ये होगी। आपको बता दें अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ ये बैठक होगी। आपको बेहद अहम खबर हम बता रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक होगी ये, जिसमें 6 बड़ी पार्टियां वहां पे मौजूद होंगी। महबूबा मुफ्ती भी वहां उसमें शामिल होंगी। आपको बताएं कल भी महबूबा मुफ्ती उन्होंने एक अपना ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें वो आवाम को, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसको किस तरीके से बरगला रही हैं कि 370 हटने के बाद से ही आवाम के लिए कितना ये बुरा हुआ है, इसको वापस से बहाल कराने की पूरी कोशिश करेंगी। ये कहना था महबूबा मुफ्ती का। तो इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कविंदर गुप्ता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर के। कविंदर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। कविंदर जी, सीधी सी बात, 370 से इतना प्यार क्यों? देखिए, ये भी जानते हैं कि अब 370 का कुछ होने वाला नहीं, वापस नहीं आ सकती। ये सपने लेना बंद करें। आज इनका आधार जो है वो खत्म हो चुका है पूरे कश्मीर से। ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग भी इनको समझने लगे हैं। जब इनको जेल में डाला था, एक भी लोग, किसी भी आदमी ने आवाज नहीं उठाई कि इनको छोड़ा जाए या इनको
ये अंदर ना किया जाए। तो इस सारे हालात में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी इन्होंने गलतियां की हैं, धारा 370 के कारण से अलगाववाद फैला, बेरोजगारी फैली, आतंकवाद फैला। आज ये दोबारा से चाहते हैं यहाँ को मिलिटेंसी को रिवाइव करने के लिए, जो कि नहीं होने दी जाएगी। ये जितनी भी कोशिशें करें, इनकी कोशिशें नाकामयाब ही रहेंगे। इसलिए इनको समझना चाहिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए ये काम करें, ना कि दोबारा कोशिश करेंगे धारा 370 लाने की। और जी, जिन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उप मुख्यमंत्री थे। ये तमाम बातें इन्होंने रखी कि किस तरीके से खटक रहा है महबूबा मुफ्ती को हाल फिलहाल। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के कविंद्र गुप्ता। आपको बता दें कि ये डिप्टी सीएम थे, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के। इनसे हम बात कर रहे थे कि क्यों महबूबा मुफ्ती, पहले तो 14 महीने उनको नजरबंद रखा गया, इसी वजह से उन्हें नजरबंद रखा गया कि वो घाटी में जो आवाम है उसको बरगलाना शुरू कर देंगे, और वही काम उन्होंने निकलते के साथ ही शुरू कर दिया है। उन लोगों के साथ बैठक कर रही है जो एक टाइम पे उनके कट्टर, उनके विरोधी थे, उन सब लोगों को एकत्रित कर रही हैं और उनके साथ बैठक कर रही हैं। ये हालात है कविंद्र जी। देखिए, ऐसा है कि ये लोगों की जो सोच है, आज भारतीय जनता पार्टी का लोग जहां घाटी में भी समर्थन करने लगे हैं जी, उसी का कारण है कि आज लोग राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहते हैं। और ये लोग आज बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज, इस प्रकार का यहाँ पर माहौल बन गया है। और अगर ये ऐसी कोई भी बात सोचेंगे कि ये एंटी इंडिया काम करेंगे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करेंगे, तो इनको माफ नहीं किया जाएगा। आज ये 4 बजे मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं ये इनको सलाह देना चाहता हूँ कि लोगों की बेटरमेंट के लिए आप काम करिए। अगर आपने धारा 370 जिसके आप सपने ले रहे हैं वो द्वारा कभी वापस आने वाली नहीं है। और इस धारा 370 के कारण से यहाँ पर अलगाववाद, आतंकवाद, बेरोजगारी, और यहाँ पर आज भी आपने देखा कि कश्मीर में कम्युनल ये दंगे कराते रहे, कश्मीरी पंडितों को यहाँ से बाहर निकाला गया, यही लोग उसके जिम्मेवार हैं। और आज स्टेट के लोग इनको नकार चुके हैं, इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो अब ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल कविंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि अब ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि अपनी राजनीति के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है तो अब फिर से आवाम को भड़काओ, आवाम के दिल में जहर घोलो। और अगर कश्मीर भारत का क्योंकि हिस्सा है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो एक कश्मीर एक भारत क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये जो बिल है राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, यहाँ वहां पर इनके भी सांसद बैठे हुए थे। इनको समझना चाहिए संवैधानिक तरीके से इसको किया है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं
कि ये जो सपने लेना है वो छोड़ दें। आज घाटी में इनका आधार खत्म हो चुका है और ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, या दूसरी है वो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कह चुकी है कि इस स्टेट को द्वारा हालात ठीक होने पर वहां पर दोबारा इसको स्टेटहुड दी जाएगी। और यही लोग हैं जो यूएनओ में लेकर के जाते थे। यह हमारा आंतरिक मामला है, इसको कोई भी किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ये हर बार पाकिस्तान की भाषा ये बोलते हैं और पाकिस्तान के साथ इनके रिश्ते हैं। कभी चाइना की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान। ये कुल मिलाकर के बर्दाश्त होने वाला नहीं। आज लोगों द्वारा भी एक रोष इनके प्रति है। तो कुल मिलाकर के जो भी चीजें इनकी बैठक से निकल करके आती हैं, ये जो करते हैं, उनको लोग कितना मानते हैं ये आपके सामने जल्द ही आने वाला। बिल्कुल कविंद्र जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जो कश्मीर की आवाम है, जो जम्मू की आवाम है, उनके मन में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। आपने भी वो ऑडियो सुना होगा जो कल इन्होंने जारी किया, किस तरीके से आवाम के मन में एक खटास पैदा करने की कोशिश करी है केंद्र सरकार के खिलाफ, ये आपने भी सुना होगा। और क्योंकि अपने परिवारों के तो बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, तो जो भारत की आवाम है, जो वहाँ के लोकल है जम्मू कश्मीर के, उनके दिलों में जहर कैसे भरा जाए, उनसे कैसे स्टोन पेल्टिंग कराई जाए, जब वही सेना इनकी मदद के लिए खड़ी होती है, उसी सेना के ऊपर स्टोन पेल्टिंग कराते हैं, पथराव कराते हैं, उनके ऊपर हथियार चलवाते हैं। और उसी जो आवाम, जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है वहां की, उनको कैसे भटका सकते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। कविंद्र जी। जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अब इनकी दाल गलने वाली यहाँ पर नहीं है। ये कुछ भी करें तो आज जो हालात, इनकी पूरी महबूबा मुफ्ती का जहां तक सवाल है, इनकी पूरी पार्टी इनको छोड़ करके चली गई। उसमें से अधिकांश लोग, कोई अपनी पार्टी बनी है उसमें चले गए, और जो कुछ बचे भी हैं तो उनको लोगों का समर्थन नहीं है। लोगों के बीच में वो लोग जा नहीं सकते, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। तो अगर इन्होंने कोई भी ऐसी बात की जिससे कि ये जैसे फारूक अब्दुल्ला की भाषा थी कि हम चाइना हमारी सपोर्ट करेगा, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज करना चाहते हैं और उसमें इन्वॉल्व हैं। शायद दूसरे देशों से इनको पैसा मिलता है। आज तो हुर्रियत के लोग जो मिलिटेंसी का लगातार समर्थन करने आए हैं, उनके भी जो आका थे गिलानी साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से। हालात को देख करके ग्राउंड पे लोग नेशनल लोग पिछले 30 साल की मिलिटेंसी से और 70 साल से इनके 3 परिवारों की जो राजनीति थी उससे तंग आ चुके हैं। चाहे वो शेख अब्दुल्ला से लेकर के फारूक अब्दुल्ला। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कविंद्र जी। इन तमाम बातें जो आपने रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया एएनबी न्यूज को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविंद्र गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा इस मुद्दे को विस्तार से बताने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। और अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि है यूपी के हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत में यूपी सरकार की ओर से आपको बता दें, आप आज हाथरस केस में सुनवाई हुई है और सरकार की ओर से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर के जवाब दिया गया। साथ ही साथ वहीं पीड़ित परिवार की ओर से पेश हुई वकील सीमा कुशवाहा ने मांग करते हुए कहा कि जांच के बाद केस का ट्रायल दिल्ली में होना चाहिए और सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपनी चाहिए। अदालत में इस दौरान कई मसलों पर तीखी बहस भी देखने को मिली। इधर सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार की ओर से सीमा कुशवाहा पेश हुई। उन्होंने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में परिवार का पक्ष रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उन्होंने परिवार का पक्ष रखा था। सीमा कुशवाहा ने अदालत में कहा कि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और सीबीआई की रिपोर्ट अदालत को ही मिलनी चाहिए। इसके अलावा केस का ट्रायल दिल्ली में चलना चाहिए। जवाब में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यूपी सरकार सीबीआई जांच में सहयोग कर रही, सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। सरकार ने मांग की है कि जब पीड़ित आरोपी, एजेंसी और सरकार यहां है तो बाहरी लोगों की केस में एंट्री नहीं होनी चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट के इस दौरान वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। जब एक आरोपी की ओर से सिद्धार्थ लूथरा अपनी बात कहने लगे तो वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने उन्हें टोक दिया, जिस पर सिद्धार्थ ने कहा कि वो खुद एक
हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश हो रही हैं। इंदिरा जयसिंह ने अदालत में अपील की है कि परिवार को राज्य की बजाय केंद्रीय एजेंसी से सुरक्षा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि इस मामले की पहले सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से परिवार की सुरक्षा के लिए याचिकाएं दायर की गई थी। और हाथरस केस में क्या कुछ हुआ ये आपने जाना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।